एक सवाल था उदय जी का, एडवोकेट उदय जी का, वो लातूर से है। उसका कहना है कि सीएम फंड में जो पैसा आया है या फंड्स आया है, तो वो तो नेशनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर उसका मतलब इंफॉर्मेशन देने में क्यों मतलब मनाही हो रही है? नहीं, उनका सवाल कुछ गलत है। सीएम रिलीफ फंड का पैसा मिल रहा है, पीएम केयर का होगा। ओके ओके फाइन। अच्छा, पीएम का भी जवाब दे दीजिए। आपने बताया, फिर से बता दीजिए। मतलब सीएम रिलीफ फंड जो है ना, कि आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले सीएम रिलीफ फंड का भी पैसा की जानकारी नहीं मिलती थी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे थे, उन्होंने सीएम रिलीफ फंड से कई सारे प्राइवेट लोगों को पैसा देने का काम किया। तो उसके बाद शैलेश गांधी जो अभी केंद्रीय सूचना आयुक्त थे, उन्होंने उस वक्त बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी कि सीएम रिलीफ फंड का पैसे की जानकारी क्यों नहीं देते। तो उस बड़ी मूवमेंट के बाद सीएम रिलीफ फंड आरटीआई के दायरे में आए। आज यही हाल पीएम केयर फंड का भी है। पीएम केयर फंड की जब स्थापना हुई तो आरटीआई की धारा 2H के तहत इसे सार्वजनिक प्राधिकरण से दूर रखा गया और उसे आरटीआई के दायरे से दूर रखा गया। यानी जब सरकार ने इसका जब गठन किया, जब इसे बनाया, उस वक्त ही इसे आरटीआई के दायरे से दूर रखने का काम किया। लेकिन आज पूरे देश में कम से कम 250 एप्लीकेशंस वहां पर पेंडिंग है। 200 से अधिक लोगों ने फर्स्ट अपील दायर की है, 150 से अधिक लोगों ने सेकेंड अपील दायर की है, और कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में तकरीबन 12 से 15 केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। जिस तरह से सीएम रिलीफ फंड को लेकर लड़ाई लड़ी गई थी, आज वही लड़ाई पीएम केयर फंड को भी लेकर लड़नी पड़ रही है। निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल ये पीएम केयर फंड भी आरटीआई के दायरे में आएगा, लेकिन सरकार ने आरटीआई की धारा 2H का इस्तेमाल किया है। तो मेरा मानना है कि कोर्ट की लड़ाई तो हम कार्यकर्ता लड़ेंगे, वकील महोदय लड़ेंगे, मगर जो विपक्ष है वो इसके लिए काफी कमजोर है। पूरे देश में विपक्ष ने कभी भी इस बारे में ना सरकार को एप्लीकेशन किया है, ना लोकसभा या राज्यसभा में इसके लिए आवाज उठाई है। बाद में जब ये मामला कोर्ट में गया तो 2-4 सांसदों ने इस पर सवाल पूछे। मेरा मानना है कि अगर विपक्ष पूरे देश में इसके लिए आंदोलन करता है तो निश्चित तौर पर पीएम केयर फंड भी सीएम केयर फंड की तरफ आरटीआई के दायरे में आ सकता है। एक और सवाल है अश्विन जी का। वो कहते हैं कि हैज बीएमसी स्टार्टेड ऑनलाइन हियरिंग फॉर फर्स्ट अपील एंड व्हाट इज द प्रोसेस एंड वेबसाइट टू अप्लाई? वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दुख के साथ कि मुंबई महानगर पालिका अभी तक आरटीआई के पोर्टल पर ही नहीं है, ना ऑनलाइन है, क्योंकि वो झंझट से दूर रहना चाहती है। क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो आरटीआई महाराष्ट्र बनाया है, उसके तहत तकरीबन 150 से भी अधिक सार्वजनिक प्राधिकरण, जिसमें कलेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट और मंत्रालय के सभी डिपार्टमेंट उस ऑनलाइन के दायरे में है। लेकिन महानगर पालिका ने कभी प्रयास ही नहीं किया कि उस ऑनलाइन में आने का। अगर महानगर पालिका अगर आरटीआई ऑनलाइन में नहीं है तो ऑनलाइन हियरिंग देने का सवाल ही नहीं उठता है। तो कई सारे दिनों से, जब से कोविड शुरू हुआ है, मार्च 2022 से लेकर अभी तक महानगर पालिका ने कई सारे डिपार्टमेंट ने आरटीआई की एप्लीकेशन लेना ही बंद कर दिया कोविड के नाम पर। लेकिन कुछ लोगों ने एप्लीकेशन करने के बाद उसको जवाब दे रहे। कोविड होने के बाद हमारा प्रयास चल रहा है, सरकार से हमारी बात भी चल रही है कि मुंबई महानगर पालिका, MMRDA, म्हाडा, सिडको को आरटीआई ऑनलाइन में लाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक अगर ऑनलाइन नहीं है, ना ऑनलाइन हियरिंग लेने का काम है जो कर रहे हैं। अच्छा, एक मैडम है फरीदा कुरैशी। मैडम प्लीज सवाल पूछिए आपका। अनिल जी नमस्कार. माझा प्रश्न असा आहे, मी सीसीटीव्ही फुटेज मागितलेले होते एका पोलीस स्टेशन मध्ये. ती गोपनीय माहिती आहे म्हणून PIO ने दिली नाही. मग DCP कडे फर्स्ट अपील केलं, त्याच्यामध्ये पण दिली नाही. सेकंड अपील केलं तेव्हा अजित जैन साहेब होते, त्यांनी सांगितलं का माहिती द्यावी लागेल आणि त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज प्रत्येक पोलीस स्टेशन मध्ये ठेवायचे असं त्यांनी आदेश दिला. आणि होम डिपार्टमेंटला पण आदेश दिला का ह्या मॅटर मध्ये इन्क्वायरी करून नेसेसरी ऍक्शन करा आणि त्या ऍक्शनचा अहवाल जो आहे, रिपोर्ट जो आहे तो आयुक्तांना पाठवा म्हणून. तर तो आजपर्यंत आलेला नाही रिपोर्ट. मी होम डिपार्टमेंट मध्ये ऍप्लिकेशन पण केलं आरटीआयचं, ते म्हणतात इन्क्वायरी चालू. प्रत्येक वेळी ते म्हणतात इन्क्वायरी चालू आहे आणि म्हणून मी सेक्शन 18 मध्ये आयुक्तांकडे कंप्लेंट केली.
बरोबर. का याच्यावर ऍक्शन घ्यायला पाहिजे. पण पोरवाल साहेब आहेत आता आणि त्यांनी असा आदेश दिला का जैन साहेबांनी जो आदेश दिलेला आहे तोच आदेश शेवटपर्यंत राहील. ह्याच्यामध्ये मी काही फेरबदल करू शकत नाही. तुम्हाला सेक्शन 18ची कंप्लेंट त्याच वेळी करायला पाहिजे होती. आता करून काही उपयोग नाही. मग ह्याच्यामध्ये आता मी काय करावं? तुम्ही आता माझं असं मत आहे की आरटीआय हा वेगळा विषय आहे. तुम्हाला काय करावं लागेल की हा. जे पत्र त्यांनी पाठवलं आहे त्या पत्रावरती तुम्ही जो पत्रव्यवहार केला असेल डिपार्टमेंटला, तर तुम्ही आता राईट टू इन्फॉर्मेशनच्या व्यतिरिक्त राईट टू सर्व्हिस ऍक्ट मध्ये जावं. सिटीजन चार्टर मध्ये नोंद केलेली आहे की कुठलाही पत्रव्यवहार केला असताना, समजा आता त्यांनी आदेश दिलेला आहे की सीसीटीव्ही सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये लावा, त्या आदेशाची कॉपी तुमच्याकडे आहे, तुम्ही तो पत्रव्यवहार हो केलेला आहे. आहे. तर तुम्ही आता होम डिपार्टमेंटचे जे अवर सचिव आहेत सीताराम कुंटे आता सध्या, हो. त्यांच्याकडे तुम्ही राईट टू सर्व्हिस ऍक्ट च्या अंतर्गत ऍप्लिकेशन करा की श्री सीताराम कुंटे अप्पर मुख्य सचिव गृह विभाग महाराष्ट्र शासन महोदय, ह्या तारखेला असे आदेश दिले होते की हे तुम्ही इम्प्लिमेंट करावं. त्या आदेशाला 3 महिन्यापेक्षा जास्त उशीर झाले. दुर्भाग्याने त्या आदेशावरती कुठली कारवाई करण्यात आलेली नाही. जाणून बुजून या आदेशाला केल्याची टोपी दाखवण्यात आलेली आहे. कृपया करून या आदेशावरती अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधितांना आदेश द्यावेत आणि संबंधित अधिकाऱ्यावरती राईट टू सर्व्हिस ऍक्टच्या नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात यावी. त्याचा जो फॉर्मॅट आहे मी अनिता ताईंना व्हॉट्सअप करतो. त्या फॉर्मॅटला जर तुम्ही कम्प्लीट करा, निश्चितपणाने कारवाई होईल आणि त्याची कॉपी मला सुद्धा पाठवा, मी सुद्धा त्याचा पाठपुरावा करतो. बरं बरं. माझा आणखी एक प्रश्न आहे. एक्सक्यूज मी, माझा आणखी एक प्रश्न आहे. मी एक अँटी करप्शनची केस केलेली होती, त्यामध्ये मी कंप्लेनेंट आहे आणि मला एफआयआर ची कॉपी दिलेली नव्हती. मग त्यामध्ये त्यावेळी घाई गडबड होती म्हणून मी मागितली नाही. नंतर मी चार्जशीटची कॉपी मागितली, ऑफिसर देतात तर दिली नाही मला. आता मी आरटीआय टाकला का मला चार्जशीटची कॉपी हवी आहे, तर त्यांनी सांगितलं आता कोर्टातून घ्या, आम्ही कोर्टामध्ये फाईल केलेली आहे आणि ही गोपनीय बाब आहे म्हणून तुम्हाला आम्ही देत नाही, आमच्याकडे एकही कॉपी नाहीये असं. मग डीसीपी साहेबांकडे अपील केलं, त्यांनी पण हेच उत्तर शेवटपर्यंत ठेवलेले आहे. तर मग ह्याच्यामध्ये सेकंड अपील करता येईल? माझं असं मत आहे की तुम्ही आरटीचा वापर तुम्ही यांच्याकडे करू नका. कारण जेव्हा कोर्टामध्ये मॅटर जातो ना, तर तुम्ही कोर्टामधून तुम्हाला ते संपूर्ण फाईल मिळू शकते. म्हणजे नॉट ओनली म्हणजे तुम्हाला आरटी करण्याची गरज नाही. तुम्ही कुठल्या सुद्धा चांगल्या तुमच्या ओळखीच्या वकिलांना पकडलं तर ऍप्लिकेशन करतात ना, तर प्रोसिजर प्रमाणे तुम्हाला पैसे भरून ती पुरी कॉपी मिळू शकते. आणि तुम्ही तिकडे आरटीआयचं करू शकता. तिथे कोर्टामध्ये रजिस्ट्रार जे असतात ते सूचना अधिकारी असतात, तिथे सुद्धा तुम्ही ऍप्लिकेशन करून माहिती घेऊ शकता. बरं थँक्यू. एक भारती जी का अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल जी, एक भारती जी का इंटरेस्टिंग सवाल है. इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड एंड पेनाल्टी ₹25 बट वी नीड इंफॉर्मेशन, व्हाट टू डू टू गेट इंफॉर्मेशन? याच्यामध्ये दोन असतं. मराठी बोलू हिंदी बोलू? हिंदी बोलेगा, मल्होत्रा जी है मैडम है. मल्होत्रा जी, इसमें दो चीजें होती है कि आपको जुर्माना लगाना है तो जुर्माना की जो कंप्लेंट 18 के दर्ज करते हैं, सूचना आपको मांगनी है तो आपको उसके लिए दूसरा प्रोसीजर करना पड़ता है. जैसा कि अभी ये जो फरीदा मैडम थी उनके मामले में भी सेम चीजें हुई कि एक बार आपको सूचना देने का अधिकार आदेश जारी हुआ, उसके बाद फाइन मानना न मानना सूचना आयोग के ऊपर डिपेंड होता है, वो उनका विवेकाधिकार होता है. तो निश्चित तौर पर इंफॉर्मेशन प्राप्त करना और जुर्माना लगाना दोनों प्रोसीजर अलग है. तो आपको उस मामले में जो सूचना अधिकार की जो धारा 18 के तहत अगर आप कंप्लेंट करते हो तो उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ प्रतिदिन 250 के हिसाब से मैक्सिमम 25,000 जुर्माना हम लगा सकते हैं. एक मोनाक शाह जी उनका क्वेरी है. आफ्टर सबमिटिंग आरटीआई एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आई आस्क फॉर सोसाइटी लेआउट प्लान. Before sharing that document, they ask to submit amount in bank and get the receipt and share with them. नहीं, देखिए किसी बिल्डिंग की अगर आपको प्लान चाहिए उसके आपको आरटी करने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका की साइट पर एमसीजीएम की साइट पे जाएंगे तो उधर सिटीजन सर्च है, वहां पर एक फोल्डर है, वहां पर आपने अपना सीटीएस नंबर, वार्ड नंबर डाल दिया तो आपकी उसकी पूरी जन्म कुंडली फ्री ऑफ चार्ज मिल सकती है. सेकेंडली जो आपको जो उन्होंने जवाब भेजा है, तो निश्चित तौर पर जब भी आप एलटी एप्लीकेशन करते हो तो एप्लीकेशन करने के बाद वो आपको चलन भेजते हैं
और उसकी आपको फीस भरने के बाद, क्योंकि जो प्लान होते हैं उसकी साइज बड़ी होती है, उसको उन्होंने कुछ रकम निश्चित की होती है, तो उसके आपको पैसे भरने के बाद उसकी जानकारी मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर आप उस चलन को भरने के बाद आपको जानकारी दे सकते हैं। जी, एक सवाल पहले सर से आधारित है। सर सॉरी वो कहते हैं अश्विन जी कि देयर वाज अ रिसेंट नोटिस स्टेटिंग हाई कोर्ट हैज आस्क्ड बीएमसी मस्ट प्रोवाइड ऑनलाइन अपील। एनी अपडेट्स ऑन दैट प्लीज? नहीं, उसके बारे में जब भी हमारे जो मित्र थे शैलेश गांधी जी, भास्कर प्रभु, विजय कुमार और सुनील न्याया, जो पर्सनल वकील करके उधर उन्होंने फाइट की, उस बारे में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी की है कि अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं तो महानगर पालिका की जो सिस्टम है वो अभी तक ऑनलाइन आने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैंने पहले भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि महानगर पालिका अभी तक आरटीआई पोर्टल पर ही नहीं है, तो उनके पास वो सिस्टम नहीं है। क्योंकि जब भी आपको ऑनलाइन हियरिंग लेनी है या ऑनलाइन काम करना है तो आपके पास सेटअप चाहिए। महानगर पालिका के पास फिलहाल वो सेटअप नहीं होने की वजह से, और उनके इसके लिए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है कि कई सारे लोगों को किस तरह से अपील ऑनलाइन लेनी है, कैसे उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, उसकी जानकारी नहीं है। तो आदेश तो जारी हुआ है लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट सवाल नहीं मेरा स्वरूप कुलकर्णी का। वो कह रहे हैं कि आई हैव बीन यूजिंग, हेलो जी 2 मिनट, आई हैव बीन यूजिंग www.rti.online.gov.in since a few years for filing RTI application। ये सही है ना इंफॉर्मेशन? नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो है, अच्छा RTI.gov.in, और स्टेट के लिए RTI महाराष्ट्र है। अगर गूगल में आप जाएंगे ना, RTI महाराष्ट्र टाइप करेंगे तो उस पर वो आ जाएगा कि तुम जो एप्लीकेशन करा उसमें मराठी इंग्लिश के दोनों का ऑप्शन है। तो महाराष्ट्र के लिए अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग है। जो आपने पहले बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का वो परफेक्ट है। अच्छा, मुझे लगा मोनाक जी कुछ पूछना चाह रहे हो आप? यस मैम। सर जस्ट एक क्वेरी ये थी कि ये जो सिविल इंजीनियरिंग के प्लान है, सोसाइटी लेआउट प्लान, तो आपने क्या बताया कहाँ पे जाने का सर? आप मुंबई महापालिका में रहते हैं हाथ में? नहीं सर, पूना। हाँ, तो पूना का नहीं, मैं मुंबई ही बात कर रहा था कि मुंबई में मुंबई में उसने ऑनलाइन किया हुआ है। पुणे में आप डायरेक्टली उनके पास जब आरटीआई एप्लीकेशन करते हो तो डायरेक्टली उसकी कॉपी मांगी कि मुझे इसका लेआउट प्लान की कॉपी दे दीजिए। तो निश्चित तौर पर उसको आपको जो भी उनका जो उन्होंने शुल्क निश्चित किया है, क्योंकि उसमें 2 चीजें सर, आरटीआई एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट उनके पास है तो उसकी जानकारी 2 रुपया प्रति पन्ना लेते हैं। प्लान की साइज बड़ी होती है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि पुणे महानगर पालिका, मुंबई महापालिका, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट के रेट फिक्स किए हुए हैं, तो आपको उस फिक्स रेट को अदा करना पड़ता है। कई बार वो 100 रुपए भी होते हैं प्रति पन्ने, 200 रुपए भी होते हैं। तो वहां पर आप जेरॉक्स कॉपी की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने निश्चित किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट हमें जो पब्लिक को देना है तो उससे कितने पैसे लेने। तो आप अगर उसके पुणे में जो उनका डिपार्टमेंट है वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन करेंगे तो ताबड़तोड़ आपको उसकी जानकारी लोग 2-5 दिन में दे सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। शकील जी कह रहे हैं कि कंप्लेंट्स कैन बी डन एनी टाइम, ये सच है क्या? वो जानना चाहते हैं कि कंप्लेंट जो होती है आरटीआई की वो किसी भी समय की जा सकती है क्या? हाँ, तो आरटीआई आपको करनी है। आरटीआई 24 घंटा ऑनलाइन पोर्टल शुरू होता है, कभी भी आप कर सकते हो। लेकिन 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि आपको जानकारी मांगना है। अगर आपने जानकारी न मांगी तो निश्चित तौर पर आपको तकलीफ होगी और उसका जवाब नहीं मिलेगा। आप डॉक्यूमेंट की डिमांड करेंगे तो चाहे आपको कोर्ट के लिए या आपके कोई अलग इश्यूज के लिए अगर डॉक्यूमेंट आप मांगते हो तो उसका आपका बेस मजबूत होता है। तो हर आप डॉक्यूमेंट मांगिए और इंस्पेक्शन की भी मांग कीजिए। कई बार क्या होता है, कभी पता नहीं होता कि कौन सी जानकारी हमें चाहिए, तो सीधा आप जैसे कि अभी पुणे की जो शर्त है, आप सीधा कहिए कि ये जो बिल्डिंग की जो फाइल है इसकी इंस्पेक्शन करने की मुझे परमिशन दे। तो आप इंस्पेक्शन करते हो तो आपको सब डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं। एक सवाल है एडवोकेट उदय का। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम, वो फरीदा कुरैशी ये बोल रहे थे कि उनको अंडर सेक्शन 18 में कंप्लेन करना था तो ऑफिसर ने मना किया कि उसका टाइम खलास हुआ। तो मैं ये बता रहा हूँ अंडर सेक्शन 18 ऑफ द आरटीआई एक्ट a complaint can be done at any time. There is no time limit at which bars a person to make a complaint. She can make a complaint to SIC directly in this matter. Under section 18 of the RTI, complaint can be made at any time. There is no time bar limit.
मैं फरीदा मैडम को ये बोलना चाह रहा था, उन्होंने कहा कि उनको एक उसमें दो तीन चीजें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूचना आयुक्त, सूचना आयोग, उसका भी विवेक अधिकार होता है। अगर आपने 90 डेज में अगर सेकेंड अपील फाइल नहीं की तो उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वो सूचना आयुक्त के अधिकार में आता है। उसी तरह कंप्लेंट का भी है, सूचना आयुक्त तो उस उधर का मुखिया होता है, कई बार डबल टेबल कंप्लेंट भी होती है। अगर आपको एक बार कोई किसी ने आदेश जारी किया है तो निश्चित तौर पर उस आदेश के तहत आपको आगे बढ़ना है। तो देवेंद्र पोलवार जो अभी सूचना आयुक्त है, जिन्होंने इस बारे में उनको जो आदेश दिया है, उनके बारे में कई सारी शिकायतें हो चुकी है। वो कई बार एप्लीकेंट के साथ बदतमीजी भी करते हैं, कई बार उन्हें मिसगाइड भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो आपने बताया वो भी सही है, लेकिन सूचना आयुक्त का अपना एक अलग विवेक अधिकार होता है। उस अधिकार के तहत जैसे राज्यपाल का अपना अधिकार होता है, तो हर सूचना आयोग में जो आयुक्त होते हैं उनके विवेक अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। इसके पहले जो रत्नाकर गायकवाड़ थे, उन्होंने कई सारे लोगों को इस तरह की छूट दी थी, लेकिन कई अधिकारी जो होते हैं, जो देवेंद्र पोलवार जैसे, वो उसमें मनमानी करते हैं, तो उसके लिए उनके खिलाफ शिकायत भी आप कर सकते हो। एक आरिफ शेख है, उनका सवाल है कि सर, आई अप्लाइड आरटीआई इन लेबर कमिश्नर ऑफिस रिगार्डिंग ओबेरॉय होटल मुंबई, बट अ लेबर ऑफिसर वाज डिनाइंग दैट नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, यू प्रोवाइड मी ओबेरॉय होटल रजिस्ट्रेशन आईडी, देन ओनली वी विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। क्या वो ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, गलत है, क्योंकि राइटिंग में जब आपने जो भी जानकारी मांगी है तो उन्हें राइटिंग में देना चाहिए, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या उसने जो जो उसके खिलाफ शिकायतें आई होगी, जो शिकायत पर कार्रवाई की होगी। तो इस तरह से राइटिंग में उन्होंने बात नहीं की होगी, ऑरली बात करना आरटीआई में। सर अनम्यूट कीजिए सर, सर अनम्यूट अनम्यूट, सुनाई नहीं दे रहा है सर। ये पैर हटा दे रहा है, ऐसे यूं बैठ, पागल जैसा मत बैठे, ऐसे यूं बैठ। शकील जी, आपका आवाज आ रहा है। अनिल जी अनम्यूट कीजिए। As host, you can unmute him, please. जी जी जी, हाँ वही किया, थैंक यू सो मच। एक मिनट, हाँ अनिल जी, फिर से बोल दीजिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ अनिल जी बोलिए ना, फिर से बोलिए। हाँ, तो उसमें जो लेबर कमीशन में अधिकार नहीं होता है, जो आपने जानकारी मांगी है उसे राइटिंग में देनी पड़ती है, ऑरली बात नहीं होती। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है वो तो आपको उन्होंने दिया है, जो भी शिकायतें हैं, जो भी उसके खिलाफ मामले हैं, उसकी जानकारी डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें देनी जरूरी है। एक सवाल मराठी में जवाब दीजिएगा। श्री हनुमंत ज्ञानोबा जाधव यांना कन्हेर धरण प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या त्यांच्या जमिनीच्या पर्यायी जमीन म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालय पुनर्वसन शाखा सातारा यांचा आदेश क्रमांक सो एन सो दिनांक 5 एप्रिल 1994 नुसार मौजे कामेरी वापस सातारा येथे जुना गट क्रमांक 100 आर पर्याय जमीन मंजूर झाली आहे। अब इन्होंने आगे लिखा है 1995 ते आज 2020 पण 25 वर्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय पुनर्वसन शाखा मधील सरकारी अधिकाऱ्यांनी श्री हनुमंत जाधव यांना सरकारी मदतीपासून वंचित ठेवले असून त्यांचे आर्थिक व मानसिक नुकसान केलंय होऊ दिले आहे। आरटीआई से कुछ हेल्प मिलेगा क्या, उनका कहना है। त्यांना काय करावं लागेल की जे त्यांचा आदेश आहे त्या आदेशाची कॉपी एक आरटी ऍप्लिकेशन करावं लागेल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला, की या आदेशावरती आपल्या कार्यालयाने केलेल्या कारवाईची माहिती आम्हाला देण्यात यावी आणि या आदेशानंतर या संबंधामध्ये ज्या ज्या कागदपत्र आपल्या कार्यालयामध्ये जमा झालेली आहेत, तुम्ही केलेली कारवाई, तुम्ही नोंदवलेले अभिप्राय आणि सर्व नोटिंगची आम्हाला डॉक्युमेंट देण्यात यावी, असं त्यांनी आरटी अर्ज केला तर निश्चितपणाने गेल्या 25 वर्षामध्ये या प्रकरणामध्ये काय झालं, कशी चूक झाली ही माहिती मिळू शकते। आणि कधी कधी असं ऍप्लिकेशन केल्यानंतर जे नवीन जिल्हाधिकारी येतात, कारण पूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय केलंय त्यांच्या लक्षात नसतं, कधी कधी या ऍप्लिकेशनमुळे त्यांचे काम सुद्धा होऊ शकतं। त्यांना माहितीचा अधिकारचा अर्ज करण्याची आवश्यकता आहे। एक ऍडव्होकेट ती जी जागा होती ना सर, कामेरी सातारा मधली जो ज्या सर्वे नंबर मधला जागा मला अलॉट झालेली, त्या सर्वे मधली जागा सयाजी शिंदेला अलॉट झाली आहे। सयाजी शिंदेला तुम्ही ओळखत असाल? हा, मग दोघं पण सयाजी शिंदे पण धरणग्रस्त आहे आणि मी पण धरणग्रस्त आहे। मग त्यामध्ये माझा आदेश 95 चा आहे, सयाजी शिंदेचा आदेश एवढा जुना नसणार आहे।
पण असं काय सरकारी अधिकारी करू शकतात का? 95चा आदेशला तुम्ही आजपर्यंत तुम्ही जमीन दिली नाही आणि सयाजी शिंदेनं त्याचा आदेश कधी निघाला आणि त्याला कधी जागा दिली, मग याच्याबद्दल मी त्याच्याबद्दल थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मागू शकतो? एक अल्टिमेट ऍप्लिकेशन करा, तुमची कॉपी लावा की माझ्या या आदेशावरती तुम्ही काय कारवाई केली, मग तुम्हाला सगळं डॉक्युमेंट मिळेल. आणि तुम्ही असं तर नाही अर्ज करा की माझ्या व्यतिरिक्त ज्या ज्या लोकांना अशा पद्धतीची पर्यायी जागा देण्याचा आदेश जारी होते त्यांना ती जागा दिली त्याची आम्हाला माहिती द्यावी. म्हणजे आपण करू शकतो की मी 1995चा माझा आदेश आहे, मला तुम्ही जमीन नाही दिली, परंतु माझ्यानंतर जे आदेश जारी करण्यात आलेले आहेत त्यांना तुम्ही जागा दिलेली आहे, तुम्ही याची माहिती मला सुद्धा पाठवा, मी सुद्धा माझ्या पद्धतीने पाठपुरावा करतो, एकूण तुम्हाला लवकरात लवकर न्याय मिळेल. 1995 नंतर 2014 पर्यंत या केसमध्ये काय झालं नव्हतं. 14 मध्ये मी एक त्यांना पर्सनल ऍप्लिकेशन दिलेलं, त्याच्यामध्ये म्हटलेलं की मला कब्जा मिळवण्यासाठी तुमच्या कार्यातर्फे मदत देण्यात यावी, पण त्यांनी काय केलं, परत फ्रेश ऍप्लिकेशन द्या आम्हाला तुमची जागा धरणामध्ये किती गेले, धरणाच्या जायच्या अगोदरचा 7-12 गेल्यानंतरचा 7-12 अशा 2017 पासून ते 2020 पर्यंत असंच मला इकडे खेळवत बसलंय आणि बाकीच्यांना जमीन अलॉट करत राहिलंय. तुम्ही माहिती अर्ज केला ना तुम्हाला सर्व फाईल मिळेल आणि तुम्ही बाजूची सुद्धा माहिती मागा की माझ्या व्यतिरिक्त ज्या लोकांना असे आदेश दिले होते त्यांना तुम्ही केलेल्या कारवाईची माहिती द्यावी, म्हणजे आपण डिटेल्स करू शकतो. त्याची कॉपी मला सुद्धा पाठवा, मी माझ्या पद्धतीने सुद्धा प्रयत्न करतो. सवाल है कि ओके, मी एक ड्राफ्ट बनवून ठेवलाय, पण मी एक ड्राफ्ट ओके त्याच्यामध्ये मी तुमचं व्हिडिओ वगैरे बघत होतो, तुम्ही माहिती विचारू शकत नाही, सवाल विचारू शकत नाही, असं काय आहे काय की विचारू शकत नाही म्हणून? तुम्ही माहिती नाही विचारा, तुम्ही सांगा की माझ्या आदेशावरती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या कारवाईची मला माहिती द्यावी, तो आदेशाची कॉपी लावा, त्यांना उत्तर द्यावंच लागेल ना. तुम्ही त्याला प्रश्न कुठे विचारताय की ज्या माझ्या ऍप्लिकेशन वरती माझ्या तुम्ही कारवाई केलेली आहे त्याची मला माहिती द्यावी, तुम्ही ती ऍप्लिकेशन मला सुद्धा पाठवा, मी सुद्धा प्रयत्न करतो. अच्छा, मी हे सयाजी म्हणजे आपला आवाज येत नाही, पाठवा ना अनिताजी. म्हणजे माझ्याकडून नंबर घ्या, तुम्ही माझ्याकडून यांचा नंबर घ्या आणि तुम्ही पर्सनली बोला. ठीक आहे. माझ्या मध्ये हॅलो हा हॅलो हॅलो हा सर मी तुम्हाला नंबर देते अनिलजींचा, तुम्ही पर्सनली विचारायला अजून प्रश्न आहेत प्लीज मला व्हॉट्सअप करा. ठीक आहे, बाकीच्यांचे प्रश्न घ्या. हा बाकीच्यांचे प्रश्न घ्यायचे, सॉरी. मी तुम्हाला नंबर देते चैट मध्ये. मला एक सवाल है, वकील साहब है उदय जी, वो पूछ रहे हैं कि अगर इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर ने गलत दी है तो अंडर आरटीआई उसके अंदर मतलब अगर वो कोई इंफॉर्मेशन गलत देता है पुलिस ऑफिसर तो उसमें क्या कार्रवाई होती है अंडर आरटीआई? अगर आरटीआई में वो जानकारी गलत देते हैं तो जो शिस्तभंगाची कारवाई त्याच्यावरती होऊ शकते, त्यासाठी तुम्हाला त्यांच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करावी लागेल. तर आरटीआई मध्ये जी ती माहिती मिळाली आहे ती माहितीची तुम्ही कागदपत्र जोडून कशा पद्धतीने यांनी चुकीची माहिती दिलेली आहे तर शिस्तभंगीची कारवाई होऊ शकते. हाँ, एक सवाल है डिसूजा साहब का, वो कहता है कि उन्होंने थाने सीपी को 2014 में एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कंपनी के बारे में दी थी, लेकिन टिल टुडे नो एक्शन इज टेकन. देयर वर 2000 इन्वेस्टर्स इन दिस फ्रॉड कंपनी and EOW Mumbai seized the documents and 40 investors got the money on 2nd February 2019 through Esplanade Court, but the remaining 1,660 investors did not get any money. And my application CP Thane till today did not my application to EOW Mumbai transfer नहीं की उन्होंने application CP साहब ने. Now I asked in my RTI application about what action has to be, but the reply is incomplete. I want to know the EOW Mumbai can give me the documents of remaining 1,616 RTI application. तो उसमें मतलब उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने एप्लीकेशन किया हुआ है तो मेरा मानना है कि इसमें आरटीआई के जरिए मत जाइए. जो आपने एप्लीकेशन किया है उस पर सीपी थाने ने जो कार्रवाई नहीं की है तो आपके सीपी थाने के खिलाफ आपको उसके अपर अधिकारी के पास अपील करनी चाहिए राइट टू सर्विस एक्ट में कि ये डिले एक्ट है, हमने इस तारीख को एप्लीकेशन किया था, कॉपी हम संलग्न कर रहे हैं,
इन्होंने 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि डिले एक्ट इज पावरफुल देन आरटीआई एक्ट। अगर आप उसके खिलाफ शिकायत करते हो तो निश्चित तौर पर आपने जो शिकायत की है उस पर कार्रवाई भी होगी और कहीं ना कहीं तो उनको जवाब देना जरूरी होगा। तो उसका जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है कंप्लीट करने का, मैं अनिता जी को भेज देता हूँ, तो आप उसके तहत भी कंप्लीट कीजिए, आरटीआई के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अभी सारे सवाल हो गए हैं। किसी को और सवाल बाकी है? अनिल जी आपका नंबर बोल दीजिएगा ना, मेरा हेल्प हो नंबर जाएगी है सबको। 750-607-8922 750-607-8922 और मेरा ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, a.galgali a.galgali@rediffmail.com। और सेकेंडली, अगर किसी ने मुझे फोन किया, कई बार ऑनलाइन होते हैं या कई बार होते हैं तो फोन उठा नहीं पाते, तो भाई एसएमएस छोड़ दीजिए, तो उसके बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि कंटिन्यू लोग संपर्क करते हैं। तो कभी मैंने आपको फोन नहीं उठाया तो आप कहेंगे फोन नहीं उठा रहे, तो एक छोटा सा एसएमएस या व्हाट्सएप भी करेंगे तो बाद में मैं कॉल बैक रिप्लाई दे सकूंगा। धन्यवाद। अनिल जी बस थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने आरटीआई का आज इतना अच्छे से इतिहास सुना और बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सवालों के जवाब, इतने लोगों के सवाल, तो मतलब बहुत अच्छे सवाल भी थे और जवाब से बहुत लोग को फायदा हुआ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एंड हमारे सारे गेस्ट भी आपको थैंकफुल है। और आरटीआई के बारे में इतना ही कहूंगी कि मतलब ये बहुत पावरफुल टूल है हमारे जनता के हाथ में। और कहते हैं ना, मतलब धर्म में कहा गया है किसी भी रिलीजन में कि चुप रहने वालों का भी उतना ही गुनाह होता है जो गुनाह करने वाले होते हैं। तो हमको भागीदार नहीं बनना है, तो हमको आरटीआई में सवाल पूछना चाहिए और देश की मदद करनी चाहिए, और उससे हम पूरे जनता की मदद कर सके। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी सबको, आपने अटेंड किया और स्पेशली आपको, आपने इतना समय दिया हमारे लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। गुड नाइट।